साथियों आज हम लोग साइंस की शाखा में जिसमें कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिए हैं। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज मैं केमिस्ट्री के एक चैप्टर है जिसका नाम है, पहला चैप्टर पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिरकार पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, भौतिक और रासायनिक प्रकार से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, ये सब हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। तथा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तत्व, यौगिक, समांगी और विषमांगी मिश्रण को भी हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो साथियों आप लोग वीडियो को बिना रोके हुए पूरा लास्ट तक देखिए और नोट्स बनाइए, बेहतर होगा, सबसे यूनिक होगा और अलग होगा। स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ या द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होती है, मैटर क्या है, जो ब्रह्मांड में कोई भी स्थान घेर ले, जिसका आकार हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो। आकार निश्चित वाली बात नहीं बोल रहे हैं, कुछ न कुछ आकार हो जरूर, द्रव्यमान हो और ब्रह्मांड में कोई न कोई स्थान घेरे, वही मैटर है, वही द्रव्यमान है। द्रव्य नहीं बोल रहे हैं, द्रव्य, द्रव नहीं बोल रहे, सॉरी, द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव्यमान बोल रहे हैं। द्रव्य और द्रव्यमान में बड़ा अंतर है, एक बात ध्यान दीजिएगा। द्रव्य और द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। द्रव्य पदार्थ को बोला जाता है, द्रव्य कोई भी वस्तु हो सकती है, और द्रव्यमान जिसमें मास, जिसमें गुरुत्वाकर्षण खींचने की शक्ति हो, नीचे चला आता हो, वही द्रव्यमान है। जिसका वजन हो, वेट हो, वह द्रव्यमान है। तो द्रव्य यहाँ पे हम देख रहे हैं, द्रव्य पदार्थ जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, वही क्या कहलाता है, द्रव्य। ठीक, जैसे कि पेड़ पौधे, हम, मनुष्य, घर, मकान, जितनी भी चीज़ है सब द्रव्य हैं यार। अच्छा, प्राचीन पहले, बहुत पहले माना जाता था क्या, प्राचीन काल में, कि कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य 5 चीज़ों से मिलकर बना है। आज भी बताते हैं लोग, थोड़ा सा जो गांव में रहते हैं, पुराने लोग होते हैं, बताते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना है। यस, बोलते हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, पावक, जल, वायु, आकाश। जैसा कि यहाँ पर नोट किया, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पावक पर्यायवाची है अग्नि का, 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब एक महान मुनि थे, कणाद थे, बहुत पहले, उन्होंने क्या परिभाषा दी गई, देखिए, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ, जैसे मार्कर बना है ना, मार्कर कैसे बन गया, डायरेक्ट मार्कर ही था क्या या पहले, नहीं, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना, मार्कर बना। उन्होंने परमाणु की परिभाषा क्या बताई कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिससे बोलते हैं क्या है, परमाणु बोलते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। जितने पदार्थ है सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोला जाता है। ये किसके अनुसार है, कणाद के अनुसार है। अब आगे बात आती है कि पदार्थों को कितने भागों में बांट दिया गया है। साथियों, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर। भौतिक और रासायनिक आधार पर। भौतिक क्या है, वास्तव में किसी चीज़ की फिजिकल या भौतिक की स्वरूप, या आप समझिए कि देख कर बताया जाए, तो भौतिकी के भौतिक स्वरूप के अंतर आता है। जैसे कि हम बोल दिए क्या, बोल दिए क्या कि जल कैसा है, लकड़ी कैसी है, नाइट्रोजन क्या है, दिख कर बता रहे हैं ना। हालांकि नाइट्रोजन दिखेगी नहीं, लेकिन कुछ गैसें दिखती भी हैं। क्या है, भौतिक स्वरूप को देखकर बता दें। इस प्रकार से भौतिक वाले को 3 भागों में बांट दिया गया है, देखकर जिसको बताया जा सके। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, जहाँ पे यहाँ पर मैंने डिटेल में उसे डिस्क्राइब किया, ठोस, द्रव, गैस को डिस्कस किया। और रासायनिक में इसमें केमिकल लगाया जाए। केमिकली मतलब कि प्रयोगों के आधार पर, प्रयोग कर के आधार पर, जैसे कि किसी प्रयोगशाला में गए,
अब वहाँ पर अब भाई मैंने ले लिया, एक गिलास में दिया चीनी और पानी ले लिया, शरबत बना दिया। बनाने के पश्चात मैं बोलूँ कि बताइए इसमें क्या क्या मिला है, क्या बता पाएंगे? उन्हें आप रसायन यानी प्रयोगशाला में जाएंगे, अलग अलग निकालेंगे, या तमाम प्रकार की विधियाँ निकालने की समानता घर पर भी वहाँ से अलग अलग करेंगे रासायनिक प्रयोगों के आधार पर, तब बताया जा सकता है। और इन्हें आप डायरेक्ट बता सकते थे ठोस द्रव गैस को, लेकिन यहाँ पर रासायनिक विधियों द्वारा बताएंगे आप। इस प्रकार से पदार्थ को 2 भागों में, भौतिक और रासायनिक, भौतिक को 3 भागों में, ठोस द्रव गैस। अब रसायन की बात आती है। रसायन में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध पदार्थ को साथियों मिश्रण भी बोला जाता है। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वास्तव में है क्या? जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, शुद्ध पदार्थ का कहते हैं। वो ये एक ही अणु हो सकता है या अनेक अणु हो सकते हैं, लेकिन जब अनेक अणु होंगे तो उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। फिर से बोला, उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। यदि अनुपात निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएंगे? अशुद्ध या मिश्रण हो जाएंगे। अब कैसे, जरा बताइए आप में, हम ही बता दे रहे हैं, जैसे ध्यान को समझिएगा। जैसे जल लिए भाई साहब, जल में क्या है? H2O। ये किस रेशियो मिलाया गया, जरा बताना? भार के अनुपात में। जल हाइड्रोजन का भार अनुपात, भार कितना होता है? 1, लेकिन इतना कितना है? 2 हाइड्रोजन है, 2, मतलब परमाणु भार पूछ रहे हैं। एक होता है 2 हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन का 16, मालूम है ना? परमाणु भार, परमाणु को 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। 16 काटेंगे तो 1:8। जल तभी बनेगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 1:8 में मिलाएंगे। 1 हाइड्रोजन तो 8 है ऑक्सीजन, 1:8 भार के अनुपात में। यदि आप 1:9 में मिला देते तो क्या होगा? जल नहीं कोई और बन जाएगा, जल नहीं कोई और चीज़ बन जाएगा। तो यही चीज़ है इनका। ये आपका शुद्ध पदार्थ है जल, H2O। इनका अनुपात निश्चित हो गया है। H2O में 1:8 ही मिलेगा। H2SO4 है या कुछ भी HCl है, कुछ भी है, उनका अनुपात समान रहेगा। लेकिन अशुद्ध में ऐसा नहीं है। अशुद्ध में क्या होगा तब? जैसे मान लीजिए जल लिए और चीनी ले लिए। अब भाई मिलाओ, 2 लीटर चलो ले लिए जल और 1 लीटर ये। अब बता दिए कि शरबत है, अच्छा खासा वाला। 2 लीटर जल है, 1 लीटर चीनी है, शरबत है। ठीक है भाई, हम बोल दिए कि 2:1 में मिला दो। क्या इसका निश्चित अनुपात नहीं है? क्या शुद्ध पदार्थ नहीं होगा? मैं बोलूँगा फिर नहीं। क्यों? क्या है रीजन इसका? अरे यार, क्या इसे 3 लीटर जल ले लो और आधा लीटर चीनी ले लो तो क्या इसका नहीं रहेगा? ये शरबत नहीं होगा, दूसरा कुछ हो जाएगा। क्या 5-10 लीटर जल ले लो, 3 लीटर चीनी ले लो, क्या जल नहीं रहेगा? अरे शरबत नहीं रहेगा? रहेगा तो शरबत ही ना। हर बार अनुपात इसका बदलता जाएगा, लेकिन शरबत ही रहेगा, वो मिश्रण ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि बदल देते हैं तो वो चीज़ नहीं बनती है, जल नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि शुद्ध और अशुद्ध में क्या अंतर है। अब शुद्ध को भी 2 भागों में, शुद्ध को 2 भागों में, तत्व और यौगिक को। तत्व को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा और यौगिक को यहाँ पर। देखते रहिएगा, मज़ा आएगा बहुत। यौगिक को है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन हो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन हो अकार्बनिक यौगिक। स्टार्ट करते हैं अब ठोस द्रव गैस से। यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठोस द्रव गैस को। पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस। पदार्थ की अवस्था 3, ठोस है, द्रव है, गैस है।
ठोस है, द्रव है, गैस है, लेकिन चौथी पांचवी भी आई जाती है प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट चौथी और पांचवी स्तर। तीन मुख्यतः हैं, तीन को देखते फिर चौथी पांचवी की बारे में फिर स्टोरी बताएंगे कैसे बना, आखिरकार क्यों बना, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, जैसे पत्थर या मेरा आकार आयतन निश्चित है। अब भाई समय परिस्थितियाँ बदलती जाएगी तो भले मोटा चौड़ा और होता चला जाऊंगा हाथी जैसा, उसकी बात अलग है। कोई भी चीज़ है आप देखते हैं जिसका यदि आकार और आयतन निश्चित है, सब मार्कर लिए हैं ना, लंबा चौड़ा, कैसे तान तुन को बड़ा लंबा चौड़ा कर सकते हैं आप, ज़बरदस्ती करें उसकी बात अलग है। नहीं, वही है, वही आपका क्या है, ठोस है। वही क्या है, ठोस है। इसके क्या क्या गुण हैं। ठोसे में अणुओं की व्यवस्था, जरा इसे बनाता हूँ 3 कॉलम। तीनों को कंपेयर करके पहले बता दूँ। ए वाला पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसका पॉइंट, इसका यहाँ पर है। पहले ठोस, द्रव, गैस में तीनों विभेद कर दूँ। ठोस में आप समझ चुके हैं, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव में नहीं। द्रव ऐसा नहीं है, द्रव में जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, यानी आकार निश्चित नहीं है भैया। निश्चित आखिर क्या क्या है सर, सिर्फ आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित है, आकार नहीं। जिस बर्तन में धरेंगे उसी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन यानी बाल्टी में जितना पानी भरा है उसे चाहे जिस बर्तन में रखिए उसका आयतन समान रहेगा, वो उतना ही स्थान घेरेगा जितना पहले स्थान घेर रहा था। फिर से जितना पहले वायुमंडल में स्थान घेर रहा था पानी, उतना ही चाहे जिस बर्तन में रख दीजिए, भले और चिपटा हो जाए और लेकिन लंबा होगा। यदि लंबा हो जाए तो चिपटा होगा, पतला होगा, लेकिन स्थान वह उतना ही घेरेगा, आयतन निश्चित होगा। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है, ना ही गैस का आकार ना ही आयतन निश्चित है। आकार तो स्वाभाविक सी बात है कि वह ऐसे दबाएंगे तो दब जाएगा, गैस फुलाएंगे तो फूल जाएगा, जैसे गुब्बारे में भर करके। और यदि छोड़ भी देंगे तो गैस फैलता जाएगा, चाहे जहाँ रखो भाई। यदि एक डिब्बा में भरेंगे तब पर भी 1 लीटर गैस आएगा, यदि पूरे एक बड़ा सा ड्रम में रखेंगे तब पर भी 1 ही लीटर गैस रखेंगे तब पर भी उतना ही आयतन घेरेगा, स्थान घेरेगा। इस प्रकार से उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब तीनों का कंपेयर दिखाते हैं आपके पास, मुझे 3 कॉलम ले रहा हूँ। एक ठोस का है, देखिए ये ठोस है साहब, ये द्रव है और एक गैस है। जरा इनको देखें तीनों लोगों को, ठोस, द्रव, गैस, क्या दिख रहा है। पहली बात, ठोसों में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। ठोसों में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। ठोसों में अणुओं की जो व्यवस्था होती है एक क्रम से होती है। ठोसों में अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, एक क्रम से होती है। तीनों डायमेंशन में होते हैं, त्रिविमीय में होते हैं। जैसे किस पे रखा जाए, इसमें देखेंगे साहब तो ऐसे भी है, इधर भी है, ऊपर भी, नीचे भी है, सब दिशाओं में 3D में है, 3 डायमेंशन, तीनों दिशाओं में है, ऐसे दिख रहा है। और इनका निश्चित आकार होता है,
लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव में क्या होता है, द्रव में अणुओं की व्यवस्था, द्रव में अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं होती है। ये कहीं भी गति कर सकते हैं। एक जो ठोस होते हैं, अद्रव होते हैं, उसके अणु गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। बहुत तेज़ से नहीं तो बहुत धीमी भी नहीं गति करते हैं, आराम से वो गति करते रहते हैं द्रव में। जबकि ठोस में ऐसा नहीं करते हैं यार, अणु ठोस में ऐसा नहीं करते हैं, जबकि द्रव में गति करते हैं थोड़ा बहुत। और गैस की तो बात ही निराली है, बहुत तेज़ से गति करते हैं यार, बहुत तेज़। देखो वायुमंडल में देखें ऐसी तमाम प्रकार की, यदि एक जगह से नाइट्रोजन छोड़ दिया जाए, एक जगह से गैस लीक हो रही, बहुत जल्दी फैलेगी लेह गैस में। ये तीनों पॉइंट हुए, ठोसों में अणुओं की व्यवस्था, इसमें द्रव में, और गैसों में हो गई, रेट से कर दी। फिर ठोसों के आयतन और आकार, ठोसों के आयतन और आकार तो क्या है, निश्चित है ना, लेकिन द्रव के नहीं, गैस के एकदम नहीं, दोनों नहीं, सॉरी, इसमें आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं, इसमें आयतन और आकार दोनों नहीं। आगे क्या है, आयतन सब में 2 में बराबर, इसमें नहीं है। आगे क्या है, गैसों का आयतन एवं आकार, ठीक है। फिर संपीड्यता एवं घनत्व, संपीड्य जरा बताइएगा आप लोग क्या होता है। एक मिनट, जाइएगा, एक मिनट, चलिए आ गया हूँ। चार्ज ख़त्म थी मोबाइल की, थोड़ा सा चार्ज में लगाए हैं। अच्छा, कहाँ तक चल रही थी, संपीड्यता की बात चल रही थी। तो ठोस के अणु क्या हैं, एक निश्चित आकार में है ना, इनमें कम स्थान है ना, क्या इसे दबाएंगे, संपीड्य करेंगे तो क्या दबेगी पूरी अच्छी तरीके से, नहीं दब पाएगी अच्छी तरीके से, यानी संपीड्य कम होते हैं। बहुत दबाएंगे थोड़ा बहुत दबेगी, संपीड्य कम होते हैं। लेकिन द्रव में थोड़ा सा दबाएंगे तो होगी ज़्यादा, ठोसों के अपेक्षा अच्छा ज़्यादा संपीड्य होंगे। और गैस में तो दबाइए ना, एक ड्रम में 1 लीटर गैस भरिए, चापिए, दबता चला जाएगा। तो ये सबसे कम संपीड्य, फिर सबसे ज़्यादा है। घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो क्या होगा, घनत्व की बात करें तो ये तो क्या है, इसका आयतन आकार निश्चित है ना, इसमें जगह कम है ना, अंतराकर्षण बल ज़्यादा है ना, घनत्व तो ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें घनत्व है, इसमें तो है ही नहीं, बहुत कम है घनत्व। आगे क्या बनती है, गर्म करने पर प्रसार, ठोस को गर्म करेंगे थोड़ा बहुत प्रसार होगा, द्रव को गर्म करेंगे और ज़्यादा होगा, गैस को करेंगे तो भाग जाएंगे बहुत दूर दूर जाने लगेंगे। ये चीज़ थे इसमें, यही चीज़ यहाँ पर भी है संपीड। अच्छा, गतिज ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा ना के बराबर होती है, इसमें थोड़ा बहुत होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति करते रहते हैं द्रव के अणु, और गैस में तो बहुत तेज होती है गतिज ऊर्जा। आगे क्या है, प्रसरण, प्रसरण वही बता दिए, दबाना, कंप्रेस करना, ठीक ना, गर्म करने पर। अब आती प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसकी पिक्चर हो गई ख़त्म। अब आते हैं प्लाज्मा, कौन आ रहा है यार, चलिए वो उधर गए, ठीक है। प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है प्लाज्मा, जरा देखिए, किसको ले लें, मान लीजिए गैस ही ले लिए, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, इसमें किस अवस्था में, गैस की अवस्था में, चलिए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, गैस है, ज़रा इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, 2 कंडीशन देखिएगा,
गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पहली बात तो इसे गर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ठंडा करेंगे। बताओ क्या बनेगा, पहले ठंडा वाला देखते हैं। ठंडा कर रहे हैं भाई साहब, गैस से ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव, थोड़ा सा द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कहेंगे ठोस बन जाएगा। अब बताओ ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। सॉरी यार, गर्म करने के लिए बोल दिया कि उधर ठंडा करने की बात चल रही है। गैस को ठंडा करेंगे द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे क्या, ठोस बनेगा। फिर ठोस को और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ज़रा बताइए। और इधर गैस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं मेरे दोस्त, एक ही चीज़ बनेगी। यदि गैस को और ज़्यादा गर्म करेंगे प्लाज्मा बनेगी, प्लाज्मा। इधर यदि इसको ठंडा करेंगे, इधर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनेगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनेगी। बोस-आइंस्टीन के नाम पर पढ़ा है, बताएंगे इसकी कभी स्टोरी पूरी। बातें समझ गए होंगे कि किसी भी द्रव्य को, यह भी जरूरी नहीं कि गैसीय हो, द्रव ले सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें ले सकते हैं। किसी भी द्रव्य को अत्यंत गर्म करने पर प्लाज्मा बन जाती है। यहाँ पे लिखे हैं क्या, शायद द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च तापमान द्रव्य के परमाणु क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, गर्म अधिक करेंगे, प्लस और माइनस में टूट जाएंगे, प्लस और माइनस में टूट जाएंगे, आयन के रूप में टूट जाएंगे, यानी प्लस माइनस में टूट जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्लाज्मा कहते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे उदाहरण क्या दिया है कि विद्युत के सुचालक, यानी इसमें करंट एक तरफ डालेंगे तो दूसरी तरफ करंट प्रवाहित होने लगेगा, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। बातें समझ में आई नहीं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है। अब आते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की, बता चुके हैं। वो द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर बोल रहा है, अधिक ताप पर नहीं, निम्न ताप, यानी तापमान क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है। तापमान कम करेगा तो क्या होगा, ठंडा होता चला जाएगा। यही बात मैंने लिखा है, निम्न ताप पर प्राप्त होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, पांचवी अवस्था है। बातें समझ में आई कि नहीं, आपको आ गई होगी। आगे आते हैं हम लोग तत्व और यौगिक। तत्व क्या है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। जो एक ही परमाणु से मिलकर बने तत्व कहलाता है, जबकि यौगिक क्या है, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो यौगिक कहलाता है। लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब तत्व एक ही परमाणु से बनकर मिलकर बना है, तो जैसे कि सोना और चांदी, सोडियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, तमाम प्रकार की चीज़ें सब तत्व हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिले हैं इसमें। अब ये मत कर देना कि ए यू है, दो ठो है, नहीं, ये प्रतीक है तो सोना का ही ना। सोना है एक प्रकार का तत्व है, चांदी एक प्रकार का तत्व है। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, तत्व बोल देते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। ओनली वन, एक ही होना चाहिए, एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए, चाहे जितना हो सकता है परमाणु। सोडियम का बहुत ढेर सारा ढेर लगा दो, लेकिन कहलाएगा वो तत्व। लोहा बहुत ढेर सारा हो, उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु लोहे के मिल जाए, जैसे आयरन या फिर बहुत ढेर सारा, लेकिन कहलाएगा तत्व। लेकिन यदि क्या कर दिया जाए कि जब अलग अलग तत्व या अलग अलग परमाणु को मिला दिया जाए, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाना चाहिए। जिस अनुपात में वो मांगता है वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से, यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को मिलाने पर वो भी निश्चित अनुपात होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे H2O और साधारण नमक।
यदि हम नमक को 2 मिला दे, क्लोरीन को 1 मिला दे, तो क्या नमक बनेगा? आप कहेंगे कदापि नहीं बनेगा। यदि हम जल को मान लिए 10 ठो ले लिए, हाइड्रोजन को 5 ठो ले लिए, 4 ठो ले लिए, ऑक्सीजन को, क्या बनेगा? ऐसा कदापि भी नहीं जल बन सकता है। निश्चित अनुपात होना चाहिए। तत्व और यौगिक। अब समांगी और विषमांगी मिश्रण की बातें चलती हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि समांगी, मान लेते हैं कि जल है, जल में चीनी डाल देते हैं, और यहाँ पर यह भी जल है, जल में जल प्लस चीनी, जल प्लस बालू मान लेते हैं, या चाक ले लेते हैं, चाक, जल चीनी। समांगी क्या है? प्रत्येक गुणधर्म क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, जबकि विषमांगी में प्रत्येक गुणधर्म समान न हो, यानी समांगी में समान हो, विषमांगी में न हो। आखिर कैसे, इसका मतलब क्या, सेंस क्या है समझने का? जरा सोचिए। जल और चीनी को मिला दिए, समांगी मिश्रण कहलाता है, जबकि जल और चाक को मिला दिए, क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जल और चीनी अब मिला दिए, मिलाने के पश्चात क्या होगा? जल को मिला लिए और चीनी को मिला लिए। इसे मिलाएंगे तो क्या होगा? आप लेंगे, एक बर्तन रहेगा, बर्तन में यदि आप जल को मिला लिए, चीनी को मिला लिए, जल और चीनी को मिलाने के पश्चात क्या होगा कि जल और चीनी को मिलाने के पश्चात क्या होगा कि यदि आप एक बर्तन में लेते हैं, तो यदि आप उससे टेस्टी करते हैं, तो एक बर्तन से उठाइएगा, थोड़ा भी लेने का प्रयास करेंगे तो आपको एक ही जैसा स्वाद देगा, जबकि जल और चाक को नहीं। कुछ समय पश्चात या नीचे चाक बढ़ जाएगा, देखेंगे तो इसमें चीनी नहीं दिखाई देगी, घुल जाएगी, जबकि चाक इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिखता रहेगा। साथियों, बस आज इसके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें देखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।